आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं मैकेनिक्स, जो कि एमपीपीएससी के साइंस टॉपिक के अंतर्गत इम्पोर्टेंट लेसन है। सबसे पहले आज हम आपको मैकेनिक्स में क्या सिखाएंगे वो बताते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपको दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण, औसत त्वरण, गति के समीकरण, इन बिंदुओं को कवर करेंगे। इसके बाद आपको बताएंगे प्रक्षेप्य गति क्या है, वृत्तीय गति क्या है, कोणीय विस्थापन क्या होता है, और कोणीय वेग क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अब आप लोग तैयार हो जाइए समझने के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास, जिसके अंतर्गत हम इतने टॉपिक कवर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। निश्चित ही यह क्लास आपको न सिर्फ एमपीपीएससी अपितु साइंस के छात्रों के लिए और जो संविदा वर्ग 3 वर्ग 2 वर्ग 1 के लिए विज्ञान विषय को सब्जेक्ट काफ़ी उपयोगी साबित होगी। अब हम आपको बताते हैं दूरी एवं विस्थापन। ठीक है, देखिए दूरी क्या होती है, सबसे पहले ये समझिए। तो दूरी क्या है? किसी वस्तु द्वारा किसी समयांतराल में तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। मतलब जब हम कहते हैं कि दूरी, आपके घर और आपके विद्यालय के बीच की दूरी की हम बात करें, आपके कॉलेज के बीच की दूरी की हम बात करें, तो इसमें दो डायमेंशन बहुत ज़रूरी हैं। दैट इज आपके घर और आपके कॉलेज के बीच मार्ग की लंबाई, ये कितना लंबा मार्ग है, मार्ग की लंबाई। और दूसरी चीज़ ये है, निश्चित ही जब आप इस दूरी को तय करेंगे तो इसमें समय लगेगा। तो दो बिंदु दूरी का निर्धारण करते हैं, मार्ग की लंबाई और समय। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा मतलब आपके मोटरसाइकिल द्वारा भी हम कह सकते हैं, या कोई भी वस्तु है, किसी समयांतराल में तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। ओके, मार्ग की लंबाई पहला पॉइंट इसमें रहेगा। सेकंड, समयांतराल, समय अंतराल, कितना समय लगा, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूरी अदिश राशि तथा विस्थापन भी दूरी ही है, बट ये एक सदिश राशि है। कैसे? दूरी कुछ भी हो सकती है, दूरी तय की गई किस, हमने बोला ये डिस्टेंस 4 मीटर भी हो सकती है, 100 मीटर, किधर नहीं बता, दिशा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हम कहते हैं विस्थापन की बात करते हैं, तो विस्थापन का नाम आते ही सर्वप्रथम चीज़ ये होती है कि किस दिशा में विस्थापन करना है, किस दिशा में विस्थापन करना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमने कहा कि इस टेबल को मेज को आप 2 मीटर, ये बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है,
यहाँ मेज रखी है, ये मेज से दिशा इसकी मानिए बोर्ड की उत्तर दिशा है। हमने कहा बोर्ड मेज को 2 मीटर उत्तर की ओर खिसका दो। किधर खिसका दो? उत्तर की ओर खिसका दो। दिशा मांग रहा है, तो मेज का 2 मीटर विस्थापन उत्तर दिशा की ओर विस्थापन कहलाएगा। आई बात समझ में? लेकिन अगर मैं बोलूँ मेज को 2 मीटर खिसका दो, मैंने ये नहीं बोला किधर खिसका दो, तो आप इधर भी खिसका सकते हो, इधर भी खिसका सकते हो, मैंने दिशा का उल्लेख नहीं किया, तो ये मेज द्वारा चली गई दूरी होगी। किंतु अगर मैं बोलूँ कि मेज को 2 मीटर उत्तर दिशा में खिसका दो, तो मेज का विस्थापन होगा। मैं अब आशा करता हूँ कि आपको विस्थापन और दूरी में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। हमेशा विस्थापन लिखा होगा तो उसके सर पे ये तीर का निशान, जो सिद्ध करता है कि विस्थापन एक सदिश राशि है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम आते हैं, एक पॉइंट है अपना, दिए गए समयांतराल में वस्तु का विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है। राइट? 2 बिंदुओं के बीच किसी वस्तु का विस्थापन उन बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी है। ओके, एक पॉइंट और भी है। हमने कहा कि राम 2 मीटर इधर जाता है उत्तर की ओर, फिर 3 मीटर पश्चिम की ओर, फिर 2 मीटर दक्षिण की ओर आता है, 2 मीटर, 3 मीटर, 1 मीटर। तो राम का विस्थापन कितना हुआ? तो राम का हम विस्थापन ये नहीं बोलेंगे, दैट इज़ नॉट द डिस्प्लेसमेंट टेकन बाय राम, ये होगा उसका विस्थापन यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी। जो न्यूनतम दूरी है, न्यूनतम दूरी वो विस्थापन होगी। ठीक है? किसी दिए गए समयांतराल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी वस्तु के विस्थापन से अधिक अथवा बराबर हो सकती है, परंतु किसी भी स्थिति में यह विस्थापन से कम नहीं हो सकती। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, विस्थापन कभी भी कुल तय की गई दूरी से कम नहीं होगा। यानी 2 3 5 1 6 है, अगर ये चली गई कुल दूरी है, ये 2 3 5 1 6 है, 6 मीटर माने अगर हम, तो जो विस्थापन होगा कभी भी ये 7 मीटर नहीं हो सकता, 6 से कम ही रहेगा, क्योंकि हमको न्यूनतम दूरी लेना है। चलिए, अब मैं मानता हूँ आपको दूरी और विस्थापन समझ में आ गया। अब हम आते हैं चाल और वेग के विषय में। आप लोग अक्सर जो विज्ञान के विद्यार्थी नहीं हैं, मेरा वीडियो स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए है जिनका बेसिक ही बहुत कमजोर है। मेरे वीडियो को ऐसे लोग देखें, सब्सक्राइब करें और अपने ऐसे ही 2 मित्रों को शेयर करें ताकि उनको भी लाभ हो। तो चाल और वेग के बारे में मैं भी आपको बताऊंगा। एक चीज़ होती है स्पीड, ये चाल है, और दूसरी चीज़ होती है वेलोसिटी। एग्जैक्टली। तो जो चाल है, स्पीड, ये क्या है? चाल और स्पीड, चाल, स्पीड। ओके, स्पीड किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, किसी भी विज्ञान के बिंदु को पढ़ते हुए, राशि को पढ़ते हुए, आप ये जरूर पूछना है आपको कि इसका मात्रक क्या है। इस पर आपको स्पेशल अटेंशन रखनी है। ठीक है? देखिए, इसका अर्थ ये हुआ, मैंने जो अभी बोला डेफिनेशन, कि चाल बराबर चली गई
दूरी डिवाइडेड बाय टाइम। जो टाइम दिया है उसके यूनिट एकांक टाइम में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। राइट, पहले मैं अपना कंप्लीट कर लूँ बोलने वाला, फिर आपको समझाता हूँ। दूसरी चीज़ है, यदि कोई वस्तु समान समय में समान दूरियां तय करे तो वह एक समान गति में होगी। समान समय में समान दूरी अगर तय करती है तो वो क्या होगी? यूनिफॉर्म स्पीड, एक समान गति, एक समान चाल से गतिमान। इज दैट क्लियर? यदि कोई वस्तु समान समय में विभिन्न दूरियां तय करे अथवा समान दूरियां तय करने में विभिन्न समय ले तो उसकी चाल क्या होगी? वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड या परिवर्ती चाल, परिवर्ती चाल। इज दैट क्लियर? ठीक है, देखिए अभी मैं आपको स्पीड बताया, थोड़ा सा मैं आपको वेग के बारे में इन शॉर्ट बता दूं। वेग के बारे में इन शॉर्ट में बता दूं क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो। वेग क्या है? देखिए वेग में गेम वही हो रहा है जो दूरी और डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन में था। दूरी में दिशा जरूरी नहीं थी, इसी तरह यहाँ स्पीड में दिशा का उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन वेलोसिटी में दिशा का उल्लेख किया जाएगा। एक समय में कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में जितनी विस्थापित होती है उसे वस्तु का वेग कहते हैं। यह सदिश राशि है तथा SI पद्धत में इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। वेग इक्वल टू निश्चित दिशा में वस्तु का विस्थापन बटे समय। यदि किसी वस्तु का दिए गए समान समयांतरालों में विस्थापन समान है तो वह वस्तु एक समान वेग से गतिमान होगी। यदि कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि वस्तु की चाल या दिशा या दोनों समय के साथ परिवर्तित हों तो वस्तु का वेग परिवर्ती वेग होगा। परिणामी विस्थापन तथा कुल समय के अनुपात को वस्तु का औसत वेग कहते हैं। परिणामी विस्थापन क्या होगा? परिणामी विस्थापन होगा x2 माइनस x1 और समय के अनुपात को बोलेंगे t2 माइनस t1 लिया गया समय। अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए चाल क्या है? चली गई दूरी बड़े समय। ओके, मैंने कहा आपको अपने गांव से अपने शहर के बीच जाना है। गांव आपका है जो भी XYZ, शहर आपका मानो रीवा है। दूरी हमने कहा सपोज इट विल टेक सम 80 किलोमीटर है। ओके, अब आप जब यहाँ से रीवा जाते हैं तो मैंने कहा आपको कितना लगता है टाइम? दो घंटा, 2 आवर्स। मैंने बोला चाल बराबर होते ही चली गई दूरी बटे समय, तो 80 बटे 2 कर दोगे आप इसको तो ये आ जाएगा 40। 40 क्या किलोमीटर ऊपर है, ये किलोमीटर है, और बटे में आवर्स है यानी प्रति घंटा। 40 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी चाल आ जाएगी। 40 किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल है। ठीक है, ये चाल है। चाल चली गई दूरी और समय का अनुपात है, ध्यान रखें। इसका मात्रक क्या निकल के आया? किलोमीटर प्रति घंटा, या इसको आप मीटर प्रति सेकंड भी कन्वर्ट कर सकते हो। इसका मात्रक हो सकता है मीटर प्रति सेकंड। बस, इज दैट क्लियर? ओके, चलो कोई बात नहीं। अब हम आप बोलते हैं आपसे कि अगर कोई वस्तु समान समय में समान दूरियां तय करे, समान समय समान दूरी, तो एक समान चाल से। अभी हमने कहा एक व्यक्ति
आपके गांव से रीवा सिटी जा रहा है और दूसरा मैंने बोला वही एक दूसरा व्यक्ति वहीं जबलपुर में अपने गांव से जबलपुर सिटी जा रहा है, वो 80 किलोमीटर उसके गांव से भी है, यहाँ से भी 80 किलोमीटर है और यह भी वहाँ पहुँचने में 2 घंटे का समय ले रहा है और यह भी वहाँ पहुँचने में समान समय ले रहा है, तो ये कहा जाएगा कि दोनों की चाल समान है। इज दैट क्लियर? ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो अब आप समझिए विस्थापन। हमने कहा उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा की ओर कोई वस्तु, कोई चीज़ यहाँ से विस्थापित होती है उत्तर दिशा में 80 किलोमीटर, इसकी स्पीड लगभग इसको लेती है ये 2 घंटे का टाइम ये भी। फिर हमने कहा आप उत्तर में 80 किलोमीटर जाइए, उसके बाद आप पुनः 80 किलोमीटर जाइए, इसमें इस भाई ने फिर 2 घंटे ले लिए, यानी टोटल ये यहाँ से चला, विस्थापन इसका जो वेग रहा वो कितना रहा? निश्चित दिशा में वस्तु का विस्थापन बटे समय। ठीक है, अगर यह वस्तु उत्तर दिशा में सेम समय लेती है जाते हुए 80 किलोमीटर, इसका वेग माना जाएगा, दिशा हमने जब चर्चा कर दी तो इसका वेग होगा, इसको वेलोसिटी होगी 40 किलोमीटर प्रति सेकंड। सेम वस्तु यहाँ से जाती है 80 किलोमीटर, वो भी उतना ही लेती है, उसका वेग भी आ जाएगा 40 किलोमीटर प्रति सेकंड। दोनों का वेग समान है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यदि कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि वस्तु की चाल या दिशा या दोनों समय के साथ परिवर्तित हों, तो वस्तु का वेग परिवर्तित वेग होगा। मतलब अभी हमने बोला ना कि दिशा यही है, फिर हमने बोला ये इसका दिशा यहाँ से बदल जाए ये, फिर हमने बोला इसकी स्पीड अभी यहाँ से थी कितनी 40 km पर घंटा, यहाँ हमने बोला 50 km पर घंटा कर दी। तो ऐसी स्पीड को नहीं, ऐसी इसको कहते हैं वेरिएबल वेलोसिटी। परिणामी विस्थापन तथा कुल समय के अनुपात को वस्तु का औसत भी कहते हैं। अब इसका जो परिणामी विस्थापन होगा ये हो गया इसका परिणामी विस्थापन, कितना हुआ जो भी हुआ इन दोनों का अपन निकालें कितना हुआ। मान के चलिए कि ये 40 और 50 90 इसका परिणामी हो गया, मान के चलो 80 आता है या 85 आता है, तो ये समय कितना लगा, इस समय इसका समय और इसका समय, इन दोनों को समय का अनुपात इसमें लगा जो भी समय, तो इनका लिया गया समय इसको डिवाइड कर देंगे t से, तो ये आ जाएगा इसका औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू x2 माइनस x1, यहाँ से यहाँ तक ये विस्थापन माइनस ये विस्थापन और डिवाइडेड बाई समय जो लिया गया t2 माइनस t1, ये इसका सूत्र। ठीक है, तो वेलोसिटी में दिशा और स्पीड में दिशा की ज़रूरत नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। चाल और वेग में क्या डिफरेंस है? चाल अदिश राशि है और वेग सदिश राशि है। अब हम आते हैं त्वरण। बहुत अच्छा टॉपिक है ये त्वरण, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सीलरेशन। आपकी गाड़ी में भी एक चीज़ होती है एक्सीलरेटर बोलते हैं उसको, एक्सीलरेटर से ही है ये एक्सीलरेशन शब्द। एक्सीलरेटर एक्सीलरेशन बढ़ाता है, ध्यान रखिएगा। एक्सीलरेटर एक्सीलरेशन बढ़ाता है, तो जब एक्सीलरेटर दबाते हो तो क्या होता है? गाड़ी के वेग में परिवर्तन हो जाता है, वेग में परिवर्तन होता है, गाड़ी तेजी से भागती है। आपको लगता है कि तेजी से भाग रही है, जो दूरी आप 1 मिनट में तय कर रहे, जो दूरी आप आधा घंटे में तय कर रहे थे, एक्सीलरेटर दबाया उसको 15 मिनट में आपने कर दिया,
दूरी तो वही रही, समय घट गया, क्या हुआ? अगर दूरी वही रहे समय घट जाए तो क्या हो गया? यहाँ तक आप ऐसे चले, यहाँ तक आप ऐसे चले, तो इसमें हुआ वेग में परिवर्तन की दर को, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन हो रहा है तो इसकी दर को नापेंगे कैसे? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहेंगे। इसका मात्रक SI में मीटर प्रति वर्ग सेकंड होता है। फिर हमने कहा मात्रक देख लेना भैया, इसका मात्रक मीटर प्रति वर्ग सेकंड हो गया है। अच्छा, त्वरण क्या हो गया? वेग में परिवर्तन बटे समय। हम इसको डिफाइन करेंगे, वेग में परिवर्तन बटे समय। सदिश राशि है, वेग का नाम ले रहा है, ये गति का नाम नहीं ले रहा है। ध्यान दीजिएगा, वेग में परिवर्तन बटे समय को त्वरण कहते हैं। अब थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु हैं जो मैं आपको बता दूं। नंबर 1, क्या लिख रहा हूं मैं उसको आप देखिए। बिना दिशा परिवर्तित हुए यदि वस्तु का वेग बढ़ता है तो त्वरण कैसा होगा? धनात्मक होगा। दूसरा, बिना दिशा परिवर्तित हुए यदि किसी वस्तु का वेग घटता है तो कहा जाता है कि उस वस्तु का त्वरण ऋणात्मक है अथवा वह वस्तु मंदित हो रही है। तीसरा, यदि कोई वस्तु स्थिर है अथवा समान वेग से चल रही है तो उस वस्तु का त्वरण क्या होगा? बताओ। उस वस्तु का त्वरण समान वेग से चल रही है, समान वेग से, यानी v2 - v1 = 0, 0 बटे टाइम इक्वल टू 0, भैया उसका त्वरण 0 होगा। राइट। तीसरा, यदि वस्तु का समान समय अंतरालों में वेग परिवर्तन समान हो तो वस्तु एक समान त्वरण से गतिशील होती है। हमने कहा समयांतराल, समय अंतराल, समय अंतराल मतलब यहाँ से आप चले कहाँ, 10 मिनट का टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक 10 मिनट में इसने कितना परिवर्तन आ गया इसके वेग में? इसका वेग घट गया 2 मीटर, घटा मान लो 2 मीटर कम इसने तय किया 10 मिनट के अंतराल में, तो 1/5 मीटर प्रति वर्ग सेकंड इसका एक्सीलरेशन हो जाएगा। और अगले में अगर हम देखें, अगली जगह पे जब हम इसी रास्ते पे जाते हैं वहाँ पर भी यही सेम प्राप्त हो रहा है, तो उसको बोलेंगे कि एक समान त्वरण से वस्तु गतिशील है। यदि वस्तु का समान समय अंतरालों में वेग परिवर्तन असमान हो तो वह वस्तु असमान त्वरण से गतिशील होती है। यही है त्वरण, यही है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, और यह अधिकतर बच्चों की समझ में नहीं आता है। नहीं आ रहा हो अगर समझ में तो आप मुझे पुनः मैसेज करें, कमेंट करें वीडियो को, मैं आपको समझाऊंगा। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ एवरेज त्वरण, एवरेज एक्सीलरेशन। यदि T1 से T2 के बीच समयांतराल में, हमने कहा आप यहाँ से गए, सपोज सिहोरा से नामक जगह से जबलपुर नामक जगह की दूरी 25 किलोमीटर। हमने कहा यहाँ से जब आप चले तो आपकी गाड़ी ने तय किया 8 किलोमीटर का, 10 किलोमीटर का सफ़र कितनी देर में? यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, मतलब यहाँ से चलते चलते आप 10 मिनट पहुँचे। आप ये 0 मिनट से 10 मिनट पहुँचे 10 किलोमीटर। फिर आप यहाँ से चले 10 मिनट बाद 20 मिनट में जब आप पहुँचे तो आप कितना दूरी तय कर लिया आपने?
करीब 15 किलोमीटर। फिर आप जब यहाँ से चले कितना बचा, 15 10 25 हो गया, इसको आप 30 मान लो। फिर 5 किलोमीटर आपने तय कर लिया कितनी देर में, तो यदि T1 से T2 के बीच समय अंतराल में वेग V1 से बदलकर V2 हो जाए तो वेग में परिवर्तन V2 माइनस V1 और समय अंतराल T2 माइनस T1 के अनुपात को इस समय अंतराल में औसत त्वरण कहा जाता है, अर्थात H इक्वल टू V2 माइनस V1 T2 माइनस T1। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ 10 में कितना था वेग में परिवर्तन, 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 10 मिनट, समय अंतराल 10 माइनस 0 कितना हो गया, 10/10 यानी 1। लेकिन जब आप 10 से 15 किलोमीटर तय करते हो आप, तो उसमें क्या होगा, 15 माइनस 10, 15 किलोमीटर तो रहेगा ही, 10 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 15 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 20 मिनट माइनस 10 मिनट कितना हो गया, 5/10.5 क्या मीटर, किलोमीटर, मीटर जो भी है डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम की यूनिट यहाँ मिनट थी, पर मिनट। ठीक है, तो इनका औसत निकालना है तो कैसे निकालेंगे आप, 0.5 V2 माइनस V1 माइनस V1 1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। पहले समय क्या था, T2 क्या है, पहले समय कितना था T2, 10 मिनट माइनस 20 मिनट, तो 0.5 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 0.05 मीटर पर मिनट किलोमीटर स्क्वायर। ये इसका औसत वेग। ठीक है, आशा करता हूँ आपके समझ में त्वरण का सिद्धांत आ गया होगा। इसके बाद अब हम आते हैं द इक्वेशन ऑफ मोशन, वेरी नाइस टॉपिक, द इक्वेशन ऑफ मोशन, equation of motion, first equation of motion, second equation of motion, equation of motion, and third equation of motion। गति के 3 नियम हैं, समीकरण हैं, वो क्या क्या हैं वो मैं बताता हूँ। यदि प्रारंभिक वेग u वाली वस्तु नियत त्वरण a से गतिशील हो तो t समय पश्चात वस्तु का वेग v = u + at होता है। याद रखें, v = u + at, नंबर 1, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सेकंड इक्वेशन, यदि प्रारंभिक वेग u वाली वस्तु नियत त्वरण a से गतिशील हो तो t समय में वस्तु द्वारा चली गई दूरी बराबर s बराबर ut + ½ at²। ये आपको रटना ही पड़ेगा, ध्यान रखिए। और n सेकंड में चली गई दूरी, n सेकंड में चली गई दूरी क्या होगी, u + 1/2 a 2n - 1। ओके, और तीसरा समीकरण क्या है गति का, v² बराबर u² + 2a s
एस दूरी तय करने में वस्तु द्वारा प्राप्त वेग, एस दूरी तय करने में वस्तु द्वारा प्राप्त वेग। देखिए बेसिकली इसके आप बहुत कॉन्सेप्ट में जाएंगे तो आई डोंट थिंक कि ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है। आपको ना एज ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको जस्ट टू मेमोराइज दी इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें पहला अंतिम वेग की बात करता है, दूसरा चली गई दूरी की बात करता है और तीसरा अंतिम वेग की ही बात करता है, कितनी दूरी चली। ठीक है, तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ये समीकरण में हमको वैल्यू रखना है, या तो इसमें वैल्यू फिट करके सवाल को सॉल्व कराया जाएगा, या ऐसा कुछ आएगा कि ये इक्वेशन बताइए इसमें क्या आंसर सही है। ठीक है, आशा करता हूँ यह भी आपके समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बताते हैं द इक्वेशन ऑफ मोशन तो हो गया। ठीक है, प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टाइल मोशन, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रक्षेप गति। हाँ हाँ, आप लोग सही समझ रहे हो, वही है ये। यूक्रेन, रसिया, यूक्रेन, ये डिंग 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 डिंग, ये है प्रोजेक्टाइल मोशन। ये है इसके पास मिसाइल, टिंग 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 टिंग, सही, लॉन्च्ड, इट विल गोज टू इट्स पीक, यहाँ पीक और यहाँ गिरा ये यूक्रेन, दोनों के बीच की डिस्टेंस। मैक्सिमम हाइट क्या है, यहाँ से यहाँ तक रेंज कहलाता है, परास, ये मैक्सिमम हाइट। इसके बाद आपको इसका वेलोसिटी, यस दिशा है इसमें, वेलोसिटी, तीन चीज़ें देखनी रहेंगी। जब किसी पिंड को एक प्रारंभिक वेग से, प्रारंभिक वेग u से ऊर्ध्वाधर दिशा से किसी भिन्न दिशा में फेंका जाता है, तो वह गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ पर गति करता है। इसे गति को प्रक्षेप गति कहते हैं तथा इसके पथ को प्रक्षेपण पथ कहते हैं, ट्रैजेक्टरी कहा जाता है। जी हाँ, बस इसमें आप इतना समझिए। उसके बाद आते हैं वृत्तीय गति पे। सर्कुलर मोशन क्या होता है, जब कोई वस्तु, देखिए आप ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, आपके समझ में नॉर्मल आ गया, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। वृत्तीय गति, कोई आपको ज़्यादा इंटरेस्ट हो, कोई साइंस का छात्र हो, वो मुझे मैसेज कर सकता है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उस पर मैसेज करते रहेंगे, मैं आपको डिटेल में पढ़ा दूंगा, कोई फीस नहीं लगनी है आपकी। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी मैं दे के रखा हूँ, मैं तो वीडियो कॉल भी ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, दिस इज योर ग्राउंड, गांव का ग्राउंड, इस ग्राउंड में गोलाकार ग्राउंड है, यहाँ से दौड़े 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 यहाँ पहुँचे, तो ये चली गई दूरी यहाँ से यहाँ तक, और समय जो लगा वो आप कड़ी में नोट करिए और अपनी स्पीड निकालिए। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति वृत्तीय गति होती है। यदि वह एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति को एक समान या समरूप गति कहते हैं। एक समान वृत्तीय गति त्वरित होती है क्योंकि वृत्त के केंद्र बिंदु पर वेग की दिशा बदल जाती है। यस, मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक समान गति त्वरित होगी, त्वरित होगी। ये अभी ये दिशा चल रहा है, ये फिर आप यहाँ चला तो इसकी दिशा ये, यहाँ चला तो इसकी दिशा ये, यहाँ चला तो इसकी दिशा बदल रही है, तो एक समान गति त्वरित होगी।
क्योंकि वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर वेग की दिशा बदल जाती है, वेग की दिशा बदल रही है, इसलिए इसमें एक्सीलरेशन। ठीक है, ओके, ये गति है। इसके बाद आप आ जाइए कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन। ठीक है, अब समझिए आप, अभी मैंने आपको बताया ये वृत्ताकार गति, ये इसका सेंटर, ये देखिए वृत्त कितने डिग्री का होता है, वृत्त 360 डिग्री का होता है। अब आप यहाँ से चल रहे हो, चलते यहाँ आए ये 45 डिग्री, यहाँ दौड़ते दौड़ते 90 डिग्री, यहाँ से आए इसके आगे का, उसके आगे का, इसके आगे, ये 360, यहाँ से 180, 90, 180, 360 डिग्री। तो यानी जब आप यहाँ से दौड़ रहे हो ना, तो कोणीय विस्थापन हो रहा है इसमें। जब कोई कण किसी वृत्तीय पथ पर चलता है, तो किसी क्षण विशेष में कण का त्रिज्य वेक्टर कण की प्रारंभिक स्थिति से जितना कोण बनाता है, उस कोण को कण का कोणीय विस्थापन कहते हैं। प्रारंभिक स्थिति ये है आपकी, माने यहाँ से आप दौड़े तो ये त्रिज्यीय वेक्टर कितना कोण यहाँ बनाएगा, ये हो गया θ1, ये दूसरा कोण हो गया θ1, ये θ2 इससे इसने बना दिया, फिर θ3 हो जाएगा यहाँ पे, θ कोण का मापक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब समय कितना लिया इसने, यहाँ से यहाँ तक चलने में t1 लिया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक चला तो यहाँ फिर इसने t2 लिया, जो भी लिया, तो उसको एक सदिश राशि है, कोणीय विस्थापन बोलेंगे। यहाँ से यहाँ तक जितने कोण डिग्री चला उसका विस्थापन हो, यहाँ से विस्थापन हो, क्योंकि एक दिशा में चल रहा है इसलिए इसका विस्थापन होता है, कोणीय विस्थापन हो रहा है। और यह कोणीय विस्थापन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आपके विज्ञान के छात्रों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये जाहिर सी बात है, जहाँ विस्थापन होगा, जहाँ समय होगा, वहाँ एक चीज़ और होगी, वो होगी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग। ये क्या होगा भाई, कोणीय विस्थापन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। इसका SI पद्धति में मात्रक रेडियन प्रति सेकंड है। अब आप समझिए जरा सा, सभी अपन मैदान में ही हैं। ये कोणीय वेग क्या होगा आप समझें, ये पॉइंट है, यहाँ ये इतनी दूरी तय किया इसने, ये B नंबर का आदमी इधर था, यहाँ फिर पहुँच के चला गया, यहाँ t=0 था, यहाँ t=1 मिनट हो गया, इसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा डिग्री किया, और ये रेडियस है। तो इसका कोणीय विस्थापन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। इसका SI पद्धति में मात्रक रेडियन प्रति सेकंड है। क्या है इसका मात्रक है रेडियन पर सेकंड, और अंतरित कोण बटे लिया गया समय होता है। अंतरित कोण बटे लिया गया समय बराबर क्या, ये कोणीय वेग। ये अंतरित कोण क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक भाई साहब चले 1 मिनट में, इन्होंने इसके रेडियल वेक्टर देखिए, इसका ये होगा, यहाँ से आप गिरा दीजिए सेंटर पे, ये आ गया थीटा। ये जो आया इसका क्या है, अंतरित कोण है। मान के चलो अगर 45 डिग्री आ गया, तो 45 बटे लिया गया समय क्या होगा, समय जो भी मानिए आप, 1 मिनट 2 मिनट दो, आप मानिए 5 मिनट लिया इसने, तो 15 3 45, 15 3 45, 5 9 45 9। अच्छा, इसको रेडियन में लेते हैं, कोण को हम बदल देते हैं थोड़ा सा, उसको रेडियन का अपन डिग्री में ना लेकर के उसको रेडियन लेते हैं, रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। उसका एक यूनिट कन्वर्जन फैक्टर होता है, जैसे पाई रेडियन यानी 180 डिग्री होता है। तो अगर ये जैसे सपोज 90 होगा तो पाई/2 रेडियन हो जाएगा, 90 डिग्री की जगह लिखेंगे पाई/2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा पाई/10 रेडियन पर सेकंड। इज दैट क्लियर? आ गया होगा समझ में?
देखिए ये जो हम लोग रीवा टू आपके जो गांव की दूरी तय कर रहे थे, दैट वाज लीनियर मोशन, रैखिक गति थी ये वो। अब ये क्या है जो हम अभी पढ़ रहे हैं ना, ये एंगुलर कोणीय गति है। तो दोनों के कॉन्सेप्ट अलग हैं। अब एक चीज और होती है अभिकेंद्र त्वरण, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है भाई? देखिए क्या है, एक समान वृत्तीय गति कर रही किसी वस्तु का त्वरण अभिकेंद्री त्वरण कहलाता है यदि वस्तु पर हमेशा त्रिज्या के अनुदिश तथा वृत्ताकार मार्ग के केंद्र की ओर कार्यरत रहता है। अभिकेंद्री त्वरण A बराबर होता है v²/r या r⍵²। वेरी इंपॉर्टेंट, ओमेगा क्या है? कोणीय वेग है। इसका डेरिवेशंस भी होते हैं, लेकिन आज के लिए जो आप इतना रट लीजिए, बस निकाल देंगे अपन परीक्षा। r⍵²। केंद्रीय त्वरण निकालने को आ जाए, कुछ नहीं, कोणीय वेग दिया हो, r⍵² कर दीजिए, आ जाएगा। अब एक होता है अभिकेंद्र बल, ये अभिकेंद्री त्वरण हो गया। हम जानते हैं कि जब त्वरण लगेगा तो उसमें एक बल भी लगेगा। तो अभिकेंद्र बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान, ये तो हमें मालूम है ना त्वरण की परिभाषा, द्रव्यमान गुणे ma। अभिकेंद्र त्वरण ma, ये उसमें भी होता है लीनियर मोशन में भी, इसमें m हो जाएगा ये, और a क्या हो जाएगा यहाँ पे? mv²/r। इज दैट क्लियर? तो ये इसका फार्मूला बन गया अभिकेंद्र बल। एक उदाहरण समझाता हूँ मैं छोटा सा, और इसी के साथ अपनी आज की क्लास ख़त्म हो जाएगी। अगली क्लास में हम आपको बल और गति के नियम बताएंगे, जिसमें कि आपको ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर होगा। आप उदाहरण समझिए। आप एक पत्थर लीजिए, एक डोरी लीजिए, डोरी को पत्थर से बांधिए और अपने हाथ से घुमाना शुरू कीजिए डोरी को, रिंग टिंग टिंग टिंग, जैसे बच्चे अक्सर घुमाते हैं। आप देखोगे जब पत्थर के टुकड़े को किसी डोरी के एक सिरे से बांधकर घुमाते हैं तो डोरी को अंदर की ओर खींचे रहना पड़ता है, अर्थात डोरी पर निरंतर अंदर की ओर एक बल F लगाना पड़ता है। यह बल डोरी में उत्पन्न तनाव है जो पत्थर के टुकड़े को वृत्ताकार मार्ग में घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल प्रदान करता है। सेंट्रीपिटल फोर्स, वो बल अंदर की ओर खींचना पड़ेगा अपोजिट आपको, तभी वो रहेगा। डोरी के सिरे को हाथ से छोड़ देने पर डोरी के दूसरे सिरे पर बंधा पत्थर का टुकड़ा वृत्तीय गति को छोड़कर वृत्त की स्पर्श रेखा के अनुदिश भाग जाता है। अगर जैसे ही आपने यहाँ से ढील दी, पत्थर का टुकड़ा यहाँ बंधा है, वो क्या करेगा? तुरंत उसी समय यहाँ भाग जाएगा इसके टेंजेंशियली जो सर्कल था। इसी तरह से एक कॉन्सेप्ट है, वो फेंकने का पत्थर, आपने गुफा देखा होगा, वो गोटा क्या बोलते हैं, यही इसका उपयोग होता है। डोरी के सिरे को हाथ से छोड़ते पर डोरी का तनाव समाप्त हो जाता है, अथवा प्रति मार्ग में गति बनाए रखने वाला अभिकेंद्री बल समाप्त हो जाता है, जिसके कारण पत्थर का टुकड़ा सरल रेखा में गमन करने लगता है। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति तथा ग्रहों के चारों और प्राकृतिक एवं कृत्रिम उपग्रहों की गति के लिए गुरुत्वाकर्षण बल आवश्यक अभिकेंद्री बल प्रदान करता है, खींच के रखता है गुरुत्वाकर्षण बल। वहाँ ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये इसको खींच के रखने का काम करता है ग्रहों को उधर अंदर की ओर। ये वहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का काम करता है भाई। किसी मोड़ या रेल या कार के मुड़ते समय पहिए व सड़क के मध्य लगने वाला घर्षण बल आवश्यक अभिकेंद्री बल प्रदान करता है। कीचड़ पर तेजी से चलती साइकिल, स्कूटर के पहियों द्वारा कीचड़ के कण ऊपर की ओर स्पर्श रेखीय दिशा में फेंक दिए जाते हैं। यही कारण है इनके पहियों पर मड गार्ड लगाए जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना भी सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण होता है। अच्छा, ये हमने अभी आपको बता दिया सेंट्रीपिटल फोर्स। अब एक चीज़ और होती है, उसको बोलते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल। ये क्या होता है?
घूमते हुए निकाय में इस प्रकार के बल का अनुभव होता है जिसकी दिशा अभिकेंद्र बल के विपरीत होती है। इस प्रकार वृत्ताकार पथ में केंद्र से बाहर की ओर लगने वाले बल को अपकेंद्र बल कहते हैं। यह अपकेंद्र, यहाँ मैंने आपको अभिकेंद्र बताया, ये अपकेंद्र है। अपकेंद्र अंग्रेजी वाला मैंने आपको सही बताया था। इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सूडो फोर्स भी इसको कहा जाता है, छद्म बल। अब आप समझिए कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के उदाहरण क्या हैं। जैसे कार है ना, टर्निंग पे, ये रोड है, कार टर्निंग पे मुड़ती है ना। यदि कोई व्यक्ति कार पे बैठा और कार अचानक दाईं ओर मुड़ जाए तो व्यक्ति को बाईं ओर एक झटका लगता है, इससे व्यक्ति अपनी बाईं ओर एक बल अनुभव करता है। जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। यद्यपि होता यह है कि कार तथा व्यक्ति को दाईं ओर घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल चाहिए। कार को यह अभिकेंद्रीय बल सड़क एवं पहियों के बीच के घर्षण से प्राप्त कर लेती है, जबकि व्यक्ति को यह प्राप्त नहीं होता। इसलिए व्यक्ति जड़त्व के कारण अपनी पूर्ववत दिशा सीधी दिशा में गति करने की प्रवृत्ति रखता है, और ऐसा इसलिए कार के मुड़ते ही वह विपरीत दिशा में झटका खाकर ऐसा अनुभव करता है जैसे उस पर कोई बल कार्य कर रहा हो। यही अब केंद्रीय बल है। इसी तरह आप देखोगे जब मैरी गो राउंड चक्रीय झूले में बैठे व्यक्ति का चक्र के त्रिज्या के अनुदिश बाहर की ओर धक्का महसूस करना, ये सब उदाहरण है अपकेंद्र बल के। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों, आज की क्लास यहीं पर। इसके बाद कल हम आपसे मिलेंगे नए टॉपिक बल और गति के नियम पे, उसको आप पढ़ेंगे तो आज की क्लास का कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, कल का टॉपिक नोट कर लें। टॉपिक रहेगा क्लास मेरी, आप लोगों से ये अनुरोध है मेरा कि मेरी किसी भी क्लास को आप छोड़ें नहीं। एक क्लास दूसरे क्लास से जुड़ी हुई है, और अगर आप कोई छोड़ देंगे तो जिस तरह से एक माले के फूल पिरोए जाते हैं, वह है आपको, अगर एक फूल उस माला से निकल जाए तो क्रम टूट जाता है। विज्ञान ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको क्रम मेंटेन करके रखना पड़ेगा। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन ये मैं आपको कल बताऊँगा। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।